साथियों, आप सभी का इस प्लेटफ़ॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी आरओ-एआरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है ध्येय आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज़ कराई गई है, उसी में से एक टेस्ट पेपर को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। इसके पहले पार्ट में हम लोग 70 प्रश्नों को देखेंगे और शेष बचे हुए 70 प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन-सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, अरावली पर्वत का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में होता है, सही है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण कार्बोनिफेरस काल में होती है, सही है। दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस काल में होती है, परंतु डी ऑप्शन जो है बृहद हिमालय की उत्पत्ति मायोसीन काल में नहीं होती है। बृहद हिमालय की उत्पत्ति जो होती है ये नवजीवी महाकल्प के ओलोगोशिन ओलीगोशिन ओलीगोशिन जो काल है इसमें बृहद हिमालय की उत्पत्ति होती है, जबकि मायोसिन जो काल है, मायोसिन काल में मध्य या लघु हिमालय और प्लेयोसिन प्लेयोसिन काल में शिवालिक की उत्पत्ति होती है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की एक परत मेंटल जो होती है, इसका विस्तार जो है कितना है? इसका जो विस्तार है वो मोहो असंबद्धता से 2900 किलोमीटर तक है। ठीक है। मेंटल जो है ये क्रस्ट के नीचे पाई जाती है, इसे सीमा परत भी कहा जाता है। और निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य एक असंबद्धता पाई जाती है, जिसे मोहो असंबद्धता कहा जाता है। और मेंटल का विस्तार जो है पृथ्वी के नीचे मोहो असंबद्धता से 2900 किलोमीटर तक की गहराई तक है। आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की गति की ऊर्जा का जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, इनकी ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो इनकी ऊर्जा का स्रोत जो है संघनन की गुप्त ऊष्मा, संघनन की गुप्त ऊष्मा है। ठीक है। देखिए, कर्क व मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न होने वाले चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। ग्रीष्म काल में उष्णकटिबंधीय सागरी भागों पर इनकी उत्पत्ति होती है। ग्रीष्म काल में उष्णकटिबंधीय सागरी भागों में इनकी उत्पत्ति होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऊर्जा संघनन की गुप्त उष्मा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को जो ऊर्जा है वो संघनन की गुप्त उष्मा से प्राप्त होती है। परिणाम स्वरूप आकाश में काले कपाशी मेघ छा जाते हैं और घनघोर वर्षा होती है। आगे बढ़ते हैं। द फ्यूचर बी वांट नामक मसौदा किस पर्यावरणीय सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था? तो इसे रियो+20 सम्मेलन 2022 में, सॉरी 2012 में, देखिए 1992 में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के 2 दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में 2012 में रियो डी जेनेरियो, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन आयोजित किया गया। इसे पृथ्वी 20 या रियो+20 कहा जाता है। इस सम्मेलन में द फ्यूचर बी वांट नामक मसौदा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें सतत विकास, जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक समानता आदि पहलुओं पर विचार किया गया था। आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान, या जिसे इंग्लिश में कहते हैं द इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, ये कहाँ पर है? तो ये नाइजीरिया के लागोस में स्थित है उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बंदरगाह या पत्तन और किस देश से संबंधित है? तो यहाँ पर आप देखें, जो मलादी है, मलादी बंदरगाह या कांगो जो गणतंत्र है या जायरे जो देश है, इससे संबंधित है। ठीक है। और ये मतादी जो है ये जायरे का एकमात्र पत्तन है जो जायरे नदी के मुहाने पर स्थित है। वहीं पोर्ट हरकोर्ट पोर्ट हरकोर्ट जो है ये आपका अल्जीरिया का नहीं है, ये नाइजीरिया का एक बंदरगाह है। ये अल्जीरिया का ना होकर के नाइजीरिया का एक बंदरगाह है जो नाइजर नदी के मुहाने पर है। वहीं सिकंदरिया जो है मिस्र का बंदरगाह है। सिकंदरिया मिस्र का बंदरगाह है। सिकंदरिया नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित मिस्र का प्रमुख पत्तन है या बंदरगाह है। पोर्ट एलिजाबेथ जो है ये दक्षिण अफ्रीका का प्रमुख पत्तन है या बंदरगाह है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कथन कांड का प्रश्न है, तो आप कथन देख, अभी कथन क्या है? न्यू फाउंडलैंड के समीप ग्रैंड बैंक व नोवास्कोशिया के पास जार्सेज बैंक नामक बृहद मत्स्य ग्रहण क्षेत्र मिलते हैं। सही बात है ये। कारण, क्योंकि यहाँ लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम आपस में मिलती हैं, मतलब आपकी जो कह सकते हैं गर्म और ठंडी जो जल धारा है वो मिलती हैं। इस वजह से यहाँ पर जो है आपके बृहद मत्स्य ग्रहण क्षेत्र मिलते हैं। तो कथन कांड दोनों सही हैं और व्याख्या भी हो रहा है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से असत्य है? यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। पहला है, जैव विविधता अवसमय सीबीडी को पृथ्वी सम्मेलन 1992 के दौरान अंगीकृत किया गया था।
ये कथन सही है। दूसरा, सीबीडी के अंतर्गत जैव विविधता अभिसरण के अंतर्गत COP10 सम्मेलन का आयोजन नगोया, जापान के नगोया में किया गया था। ये कथन भी आपका सही है। ठीक है, तो और इसमें नगोया प्रोटोकॉल व आइची लक्ष्य अपनाया गया था, आइची। तो ये दो के दोनों कथन सही है, कोई भी असत्य नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है? तो इसमें आप देखें, जो आपका वियना कन्वेंशन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली समझौता, ये तीन के तीनों जो है ओजोन परत संरक्षण से संबंधित हैं। वियना कन्वेंशन जो है ये 1985 का है, 1985 का है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 1987 का, और किगाली समझौता जो है 2016 का है। ये तीन के तीनों जो है, तीनों ही ओजोन परत संरक्षण से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है? यह कथन था मिलान कोविच का। किसका था? मिलान कोविच का। इनका पूरा नाम था मिलुटिन मिलान कोविच। ये सर्बिया के खगोलविद थे। मिलान कोविच परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी पर पहुंचने वाले सौर विकिरणों की मात्रा में परिवर्तन के लिए सूर्य के संदर्भ में पृथ्वी की स्थिति में बदलाव भी उत्तरदायी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कथन कारण का प्रश्न है। अभिकथन दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 75(3) के तहत केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। सामूहिक रूप से, तो यहां पर देखिए आपका जो अभिकथन है, अभिकथन जो दिया गया है वो क्या है? वो गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति, इसलिए अभिकथन गलत है। कारण अनुच्छेद 253 के तहत अंतरराष्ट्रीय समझौतों के अनुपालन के क्रम में संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाया जा सकता है। यह कथन आपका सही है। तो अभिकथन गलत है और कारण सही है, इसलिए आपका डी ऑप्शन होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों का सही अवरोही क्रम लगाना है, मतलब बड़े से छोटे के क्रम में लगाना है जनसंख्या की दृष्टि से। तो इन चारों में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? इलाहाबाद, जिसे आप प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो इलाहाबाद मतलब दो, प्रयाग दूसरे दो लिखिए। इसके बाद आपका मुरादाबाद आता है, मुरादाबाद 1, फिर आपका गाजियाबाद आता है 4, और फिर आपका आता है लखनऊ। तो 2143 तो ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर ईस्ट, द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर ईस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? जॉर्ज 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 एन कर्जन है। आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किसका शिशु लिंगानुपात जो है वो सर्वाधिक है? इन चारों में से पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? वो है छत्तीसगढ़ का। कितना है? 969 है, 969 है। उत्तर प्रदेश का 902 है, उत्तर प्रदेश का 902 है शिशु लिंगानुपात। ठीक है, और वहीं पे पंजाब का 846 है और हरियाणा का 834, सबसे कम 834 हरियाणा का है। अगला प्रश्न है, अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष प्रावधानों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो इसका वर्णन जो है भारतीय संविधान के भाग 21 में किया गया है, भाग 21 में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर। अनुच्छेद 15(5) के माध्यम से निजी शिक्षण संस्थानों में छात्रों के प्रवेश के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन के माध्यम से? तो 93 में संविधान संशोधन या 93rd संविधान संशोधन के द्वारा। आगे बात करते हैं, न्यायिक समीक्षा का तात्पर्य क्या होता है? न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू का तात्पर्य क्या होता है? तो इसका तात्पर्य होता है कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका दोनों के कार्यों की वैधता की जांच करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो सूचियां दी गई हैं, राज्य और राज्य सभा में उन राज्यों में कितनी सीटें हैं या स्थान कितने हैं। तो देखिए, राजस्थान में 10 सीटें हैं, राजस्थान में राज्यसभा की 10 सीटें हैं, तो इसको आप मिलाइए 3 से। तमिलनाडु में कितनी सीटें हैं? तमिलनाडु में 18 सीटें हैं, तमिलनाडु में 18, 4 से मिला दीजिए। कर्नाटक में जो है 12 सीटें हैं, 1 से मिला दीजिए। केरल में जो है 9 सीटें हैं, 2 से मिला दीजिए। तो 3412 सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा एक 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 में नहीं जोड़ा गया था? तो देखिए,
इसमें सामान्य न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, सामान्य न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता जो है ये जोड़ा गया 42वें के द्वारा। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, ये इसको जोड़ा गया। राज्य द्वारा व्यक्तियों के मध्य आय, प्रतिष्ठा एवं अवसर तथा सुविधाओं की असमानता को समाप्त करना, यह जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 38(2), अनुच्छेद 38(2) में यह नीति तत्व जो है 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे, 44वें के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पे सी वाला सही नहीं, जबकि शोषण से बच्चों में वयस्कों की सुरक्षा ये 42वें के द्वारा जोड़ा गया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को जो है कितने दिन पहले दी जानी चाहिए? 14 दिन पूर्व प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 61 में वर्णित है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व प्राप्त होनी चाहिए और इस सूचना पर सदन के कम से कम 1/4 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री के दायित्वों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 78, आर्टिकल 78 जो है, इस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी या विधान संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को सूचित करे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, 22 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से राष्ट्रपति द्वारा विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को राज्यसभा हेतु मनोनीत नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से राष्ट्रपति द्वारा विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को राज्यसभा हेतु मनोनीत नहीं किया जाता? देखिए, जो 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है वो विभिन्न क्षेत्रों से किया जाता है, जैसे साहित्य है, विज्ञान है, कला है, समाज सेवा है, ठीक है। इसमें सहकारिता शामिल नहीं है, बी ऑप्शन। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसके द्वारा संघ और राज्यों के मध्य विवादों को अधिनिर्णित करता है? संघ और राज्यों के मध्य के जो विवाद हैं ये प्रारंभिक अधिकारिता के तहत आते हैं, आर्टिकल 131 के तहत। संविधान के अनुच्छेद 131 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, आरंभिक क्षेत्राधिकार मतलब आपका ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय संघ और राज्यों के मध्य विवादों को अधिनिर्णित करता है। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 227, अनुच्छेद 227 में वर्णित उच्च न्यायालय की अधीनस्थ न्यायालय पर अधीक्षण शक्ति को किस वाद में अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया? अनुच्छेद 227 में वर्णित उच्च न्यायालय की अधीनस्थ न्यायालय पर अधीक्षण शक्ति को किस वाद में अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया आपका केशवानंद भारती वाद में, केशवानंद भारती वाद में। आगे बढ़ते हैं, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम या एफआरबीएम एक्ट ये कब से प्रभावी हुआ? तो यह एफआरबीएम एक्ट जो है यह प्रभावी होता है 5 जुलाई 2004 से। यह अधिनियम 2003 का है, ठीक है। प्रभावी होता है 5 जुलाई 2004 से, इस चीज को याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? नगद आरक्षित अनुपात और तरलता में कैसा संबंध पाया जाता है? तो देखिए, इसमें जो है विपरीत संबंध पाया जाता है। नगद आरक्षित अनुपात और तरलता में विपरीत संबंध पाया जाता है। नगद आरक्षित अनुपात या जिसे शॉर्ट में हम लोग CRR, कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, ठीक है। देखिए, अपनी संपूर्ण जमा देयताओं की वह हिस्सेदारी जो अनुसूचित बैंकों को रिजर्व बैंक में नगदी शेष के रूप में रखना होता है, नगद आरक्षित अनुपात कहलाता है। ये CRR जितना ज्यादा होगा लिक्विडिटी उतनी कम होगी, तो दोनों में क्या है? विपरीत संबंध होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक रिपोर्ट IMF द्वारा जारी नहीं की जाती है? तो देखिए, IMF के द्वारा जो है आपकी विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट अर्थात ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, राजकोषीय निगरानी रिपोर्ट अर्थात फिस्कल मॉनिटरिंग रिपोर्ट, ये तीनों रिपोर्टें जो है IMF के द्वारा जारी की जाती है। परंतु वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट या ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। आगे चलते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात कितना है? वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात जो है ये 14.2 है, 14.2, जबकि 2001 में ये 10.3
10.9 था। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले सर्वाधिक प्रतिशत वाले 4 तत्व कौन से हैं? तो देखिए ये आपका इसमें ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन सबसे अधिक है आपका 65%। फिर कार्बन है 18.5%। फिर हाइड्रोजन है 9.4% है, 9.5% है। फिर आपका नाइट्रोजन आता है 3.2%। ठीक है, तो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये सर्वाधिक परसेंटेज वाले 4 तत्व हैं। आगे बढ़ते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं आपका विटामिन और रोग के संबंध में, इन्हें हमें सुमेलित करना है। देखिए विटामिन डी की कमी से क्या होता है? इससे ऑस्टियो मलेशिया हो जाता है। ऑस्टियो मलेशिया नामक रोग होता है, तो 3 से मिलाइए। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है, 1 से मिला दीजिए। विटामिन बी 2, इससे किलोसिस नामक रोग होता है, किलोसिस, तो विटामिन बी टू से किलोसिस अर्थात 4 से मिला दीजिए। विटामिन बी सेवन से चर्म रोग, स्किन डिजीज, इसको 2 से मिला दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 3142, ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमेलेसिस मलेशिया हो जाता है। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। विटामिन बी टू की कमी से किलोसिस और विटामिन बी7 की कमी से चर्म रोग हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक परिवर्तन में ट्रिप्सिन एंजाइम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो देखिए ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्त्राव अग्नाशय से होता है। अग्नाशय अर्थात पेंक्रियाज से होता है, जो कि प्रोटीन को अमीनो अम्लों में परिवर्तन करने के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो ये कहाँ पर प्रोटीन से अमीनो अम्ल में परिवर्तन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ल्यूकेमिया नामक रोग उत्पन्न होता है कब? तो देखिए ल्यूकेमिया नामक रोग जो होता है, आप सी ऑप्शन पर है, रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या आवश्यकता से अधिक जब बढ़ जाती है, अर्थात व्हाइट ब्लड सेल अधिक बढ़ जाती है, तो इसे ल्यूकेमिया कहते हैं। यह एक प्रकार का ब्लड कैंसर होता है। ठीक है, ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपका व्हाइट ब्लड सेल जो है या WBC बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। गेहूं का दाना क्या होता है? गेहूं का दाना फल होता है। क्या होता है? फल होता है। देखिए एक बीजधारी कैरीऑप्सिस फल पोएसी अर्थात तिमनी कुल के सदस्य में पाया जाता है ये। आगे बढ़ते हैं। पानी का वाष्प के रूप में पौधे के ऊपरी भाग से निकलने को क्या कहते हैं? तो इसे जो है वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ऑक्सीजन द्वारा निष्क्रिय हो जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो है वो ऑक्सीजन के द्वारा निष्क्रिय हो जाता है? तो यह है नाइट्रोजिनेंज। नाइट्रोजिनेंज है। ठीक है, नाइट्रोजिनेंज एंजाइम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है। यह एंजाइम ऑक्सीजन की उपस्थिति में निष्क्रिय हो जाता है। मॉलिबेंडेनम मॉलिबेंडेनम एमओ जो होता है इस एंजाइम अर्थात नाइट्रोजिनेज एंजाइम का घटक होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन एक प्रतिरोधी मंदक तथा प्रदाह निवारक का कार्य करता है? तो देखिए प्रतिरोधी मंदक अर्थात एंटी सप्रेशर और प्रदाह निवारक को क्या कहेंगे? एंटी इन्फ्लेमेटरी। प्रदाह निवारक को एंटी इन्फ्लेमेटरी कहेंगे। ठीक है, तो देखिए आप जो कार्टिसोल होता है, कार्टिसोल हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि के कार्टेक्स भाग से स्रावित होता है। यह ग्लूकोकार्टिकाइड्स समूह का एक हार्मोन होता है। यह प्रतिरोधक मंदक तथा प्रदाह निवारक की तरह कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 क्या है? देखिए गर्भावस्था की जांच के लिए कौन सा हार्मोन होता है? गर्भावस्था की जांच के लिए जो होता है एच सी जी अर्थात इसका पूरा नाम क्या है? ह्यूमन कोरियानिक गैनेड्रोट्रॉपिक। ह्यूमन कोरियानिक गोनेड्रो गोनेडोट्रॉपिक होता है। ठीक है, गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन जो होता है ये इसकी जांच के लिए इस्तेमाल होता है। इस हार्मोन का निर्माण प्लेसेंटा में होता है। इस हार्मोन का प्रमुख कार्य कार्पस ल्यूटियम कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव को बनाए रखना है, जिससे भ्रूण जो होता है गर्भावस्था में सुरक्षित रहे। गर्भकाल में इस हार्मोन का स्त्राव अधिक होने के कारण यह मूत्र के साथ उत्सर्जित होता है। अतः पेशाब की जांच में इसकी उपस्थिति का पता चल जाता है कि महिला गर्भवती है या नहीं। तो HCG जो हार्मोन होता है इसकी उपस्थिति से ही गर्भावस्था की जांच की जाती है।
गोरकी औद्योगिकी क्षेत्र अवस्थित है कहाँ पर? तो यह जो है आपका रूस में है। कहाँ पर है? रूस में अवस्थित है। ठीक है। गोरकी में हवाई जहाज के निर्माण का कार्य भी किया जाता है। आगे चलते हैं। ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है किसके द्वारा? तो यह रिपोर्ट जो है यूएनईपी अर्थात यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा प्रकाशित की जाती है। ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट यह यूएन एजेंडा 21 की आवश्यकताओं के अनुरूप वैश्विक पर्यावरण स्थिति और प्रभाव पर विस्तृत रिपोर्ट का प्रकाशन है। आगे बढ़ते हैं। शब्द एरोजोल, एरोजेल, शब्द एरोजेल और ब्लू एयर और फ्रोजन स्मोक कभी कभी इस संदर्भ में देखे जाते हैं। किस संदर्भ में? तो ये पुरातत्व के संदर्भ में, नहीं नहीं सॉरी, इंसुलेशन के संदर्भ में, इंसुलेशन के संदर्भ में देखे जाते हैं। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन इसरो ने दुनिया की सबसे हल्की इंसुलेटिंग सामग्री सिलिका एरोजेल विकसित की है, जिसे फ्रोजन स्मोक या ब्लू एयर भी कहा जाता है। यह वास्तव में ठोस है, लेकिन इसके जटिल मैट्रिक्स के भीतर यह 99% क्या होती है? हवा होती है। यह इसे कई अद्वितीय गुण देता है, जैसे यह अविश्वसनीय रूप से हल्का और एक महान थर्मल इंसुलेटर होता है। ग्रेट थर्मल इंसुलेटर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यूरोप में स्थित निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक बाल्टिक राज्यों में शामिल नहीं है? बाल्टिक राज्यों में तो आप देखें यहां पर एस्टोनिया, लिथुआनिया, लटाविया ये बाल्टिक देशों में आते हैं, परंतु रोमानिया जो होता है, रोमानिया ये आपका बाल्टिक देशों में नहीं। देखिए, बाल्टिक देशों में 3 ही देश हैं, ध्यान रखिएगा, 3 देश हैं बाल्टिक देश, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लटाविया। ठीक है, जबकि रोमानिया इसमें शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बिट वाटर बिट वाटर सेंड क्षेत्र जो है, सॉरी, बिट वाटर शरेंड क्षेत्र किस देश में स्थित प्रमुख सोना उत्पादक क्षेत्र है? तो यह जो है आपका दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कहां पे है? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, देखिए, दक्षिण अफ्रीका संसार के प्रमुख सोना भंडार क्षेत्रों में सम्मिलित है। यहाँ का अधिकतर सोना हाई वेल्ड के बिट वाटर शरण क्षेत्र में पाया जाता है। आगे चलते हैं। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है अधीनस्थ क्षेत्र और देश के संबंध में? ठीक है, तो आप यहां पे देखें। मेडेरिया द्वीप समूह, मेडेरिया द्वीप समूह पुर्तगाल के तहत आता है। न्यू कैलेडोनिया फ्रांस के तहत आता है, न्यू कैलेडोनिया। फरो द्वीप समूह, फरो द्वीप समूह जो है ये आपका डेनमार्क के तहत आता है, डेनमार्क के तहत आता है। जबकि क्वेटा जो है ब्रिटेन के तहत नहीं आता है। क्वेटा जो है ये स्पेन का अधिकृत क्षेत्र है, स्पेन का, इसलिए डी वाला सही नहीं है। जो यह क्वेटा है, क्वेटा स्पेन का है। यह जिब्राल्टर जल डमरू मध्य के दक्षिण तथा अफ्रीका के उत्तर में स्थित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। गुणवत्ता की दृष्टि से संसार का सर्वोत्कृष्ट ऊन अंगोरा होता है, जो प्राप्त होता है किससे? यह एक खरगोश से प्राप्त होता है। अंगोरा जो होता है, अंगोरा यह एक खरगोश से प्राप्त होता है। उत्पादन की दृष्टि से भेड़ का ऊन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। 3 युग्म दिए गए हैं। देखिए, पहला फिल्लाह, फिल्लाह क्या होता है? जो मिस्र अर्थात नील नदी घाटी का एक खेतिहार मजदूर जो होता है उसे फिल्लाह कहते हैं। ब्लैक फेलो, ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी ब्लैक फेलो कहलाते हैं। एवोरोजिन्स, एवोरीजिन्स ये ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी होते हैं। तीन के तीनों ही यहाँ पर क्या हैं? ये सुमेलित हैं, इसलिए 1 2 3 डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह नगर नहीं है? दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह नगर नहीं। देखिए, इसमें पोर्ट एलिजाबेथ, केपटाउन, डरमन ये दक्षिण अफ्रीका के बंदरगाह नगर हैं, जबकि जोहान्सबर्ग जो है यह आंतरिक भाग में स्थित एक नगर है। ठीक है, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रसिद्ध टोबा झील, विश्व प्रसिद्ध टोबा झील कहाँ पर स्थित है? देखिए, विश्व प्रसिद्ध जो टोबा झील है ये इंडोनेशिया में है। कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। ये इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा में इस टोबा झील विशालतम क्रेटर झीलों में से एक है। यह झील लगभग 100 किलोमीटर लंबी तथा 30 किलोमीटर चौड़ी और 505 मीटर गहरी है। आगे बढ़ते हैं। स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में, स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में या परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? असत्य है। सत्य नहीं, असत्य है। 3 कथन दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए आप, 1793 में यह व्यवस्था बंगाल, बिहार तथा महाराष्ट्र में लागू की गई थी। नहीं, यह बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा तथा उत्तरी कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में लागू की गई थी। इसे महाराष्ट्र में लागू नहीं किया गया था। ठीक है, महाराष्ट्र में नहीं था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तरी कर्नाटक। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई थी। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार भू राजस्व वसूली करने वाला
एजेंट होता था, ये सही है। ये नहीं, देखिए, इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार को भूमि का वास्तविक स्वामी मान लिया गया। इसके अलावा इस व्यवस्था में कुल वसूले गए राजस्व में 89% की हिस्सेदारी सरकार की होती थी। ठीक है, और 11% जो है जमींदार को उसकी मेहनत के रूप में मिलता था। तो पहला असत्य है। दूसरा असत्य, क्योंकि इस व्यवस्था के अंदर जमींदार भू राजस्व वसूली करने वाला एजेंट नहीं होता था, बल्कि ये भू का या भूमि का मालिक माना जाता था, वास्तविक मालिक। तो पहला दूसरा जो है असत्य है, तीसरा वाला सही है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 क्या है? कंपनी शासन के दौरान प्रारंभ किए गए नागरिक सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं। तो देखिए, पहला, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में नागरिक सेवा में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कंपनी के अधिकारियों के वेतन में वृद्धि की। ये कथन सही है। दूसरा, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए कुल वसूली किए गए राजस्व का एक निश्चित हिस्सा अधिकारियों को दिया जाने लगा। ये सही है। तीसरा, लॉर्ड वेलेजली ने अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए 1802 में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। ये कथन गलत है। देखिए, देखिए, लॉर्ड वेलेजली ने 1800 में, सन 1800 में, 1802 में नहीं, 1800 में इन अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। तो यहां पर तीसरा वाला असत्य है और बाकी पहला दूसरा गलत सही है। आगे बात करते हैं, भारत में आधुनिक न्याय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? 4 कथन दिए गए हैं, असत्य कथन बताना है कौन सा असत्य है। देखिए, पहला, इस व्यवस्था को वारन हेस्टिंग ने प्रारंभ किया था, आधुनिक न्याय प्रणाली को, जबकि कॉर्नवालिस ने इसे सुदृढ़ रूप प्रदान किया। ये कथन आपका सही है। दूसरा, इस व्यवस्था को कॉर्नवालिस ने प्रारंभ किया, जबकि विलियम बेंटिंक ने इसे सुदृढ़ किया। ये जो है आपका दूसरा कथन गलत है, दूसरा गलत है। ठीक है। तीसरा, दीवानी अदालत में मुस्लिम कानून तथा फौजदारी अदालतों में पारंपरिक कानून को लागू किया गया। ये कथन आपका गलत है। देखिए, जो ये आपकी न्याय प्रणाली थी, इसे शुरू किया था वारन हेस्टिंग ने, जबकि सुदृढ़ किया कॉर्नवालिस ने। इस व्यवस्था के अंतर्गत दीवानी और फौजदारी न्याय के लिए श्रेणीबद्ध संगठन के माध्यम से न्याय को सुनिश्चित किया जाता था। इसमें दीवानी अदालत में जो है वो भारतीय पारंपरिक कानूनों को लागू किया गया, जबकि फौजदारी मामलों में या फौजदारी अदालतों में मुस्लिम कानून। तो यहाँ पे उल्टा लिखा, दीवानी अदालत में क्या होगा? पारंपरिक कानून, और फौजदारी अदालतों में मुस्लिम कानून होगा। ठीक है, तो इसको लागू किया गया। तो दूसरा तीसरा आपका गलत है। चौथा, इस व्यवस्था के अंतर्गत पुराने कानून को संहिताबद्ध किया गया। सही है, पहला और चौथा सही है, दूसरा तीसरा गलत है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुषाण वंश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। तो देखिए, सत्य बताना है। कुषाण वंश के शासकों ने अपने को देवपुत्र की उपाधि से संबोधित किया। ये कथन सही है। दूसरा, कुषाण वंश के शासकों ने राज्य शासन में छत्रप प्रणाली चलाई। ये भी सही है। तीसरा, यदि आप देखें तो कुषाण वंश के प्रमुख शासक कनिष्क ने बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा को संरक्षण दिया, नहीं, महायान शाखा को संरक्षण दिया था। ठीक है, तो पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शंकराचार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? 3 कथन दिए गए हैं, कौन सा असत्य है ये बताना है। देखिए, इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था, नहीं, इनका जन्म केरल में हुआ था, तो पहला कथन गलत होगा। दूसरा, इन्होंने हिंदू धर्म को पुनः प्रतिपादित करने का कार्य किया, नहीं, इन्होंने जो है अद्वैतवादी दर्शन का प्रतिपादन किया था। इन्होंने अद्वैतवादी दर्शन का प्रतिपादन किया था, जिसके अनुसार आत्मा व परमात्मा में अभेद की स्थिति है। तो यहां पे आपका दूसरा कथन भी गलत है। इनके दर्शन के अनुसार आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं, अभेद है। इन्होंने कहा अभेद है। ठीक है, तो यहां पर 3 के तीनों कथन गलत है। तो उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? 3 कथन यहां पर दिए गए हैं, बताना है कौन सा असत्य है। पहला, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय को परिकल्पित किया गया है। सही है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। दूसरा, प्रस्तावना में 4 प्रकार की स्वतंत्रता को परिकल्पित किया गया, नहीं, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 4 नहीं है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, तो इसलिए दूसरा कथन गलत है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन सी है? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की। ठीक है, तो 5 हो गए, विचार, अव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना। प्रस्तावना में 3 प्रकार की समता को परिकल्पित किया गया, नहीं, 2 प्रकार की समता है, प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता। तो यहां पर पहला केवल सत्य है, दूसरा तीसरा असत्य है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। निवारक निरोध, अर्थात प्रिवेंटिव डिटेंशन
के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन जो है असत्य है। 3 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, 3 कथन दिए गए हैं, तो कौन सा असत्य है ये बताना है। देखिए, इससे संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 20 में किया गया नहीं। इससे संबंधित प्रावधान जो है अनुच्छेद 22(4) में किया गया है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को तब गिरफ्तार किया जाता है जब वह उपस्थित किसी कानून का उल्लंघन करता है। नहीं, आशंका के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है कि वो उस कानून का उल्लंघन कर सकता है। तो पहला दूसरा दोनों ही गलत है। तीसरा, निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अधिकतम 3 महीने के लिए हो सकती है, ये कथन आपका सही है। तो पहला दूसरा गलत है। तो इसमें पूछा असत्य कौन सा, पहला दूसरा, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय निर्वाचन व्यवस्था में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को कहां कहां अपनाया गया है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है ये कहां कहां अपनाया गया है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो ये अपनाया गया है आपका राष्ट्रपति के चुनाव में और विधान परिषद में। राष्ट्रपति और विधान परिषद में, तो 1 और 4। देखिए, भारतीय निर्वाचन व्यवस्था में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को केवल अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए ही सीमित रूप में अपनाया गया, जहां पे अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव, विधान परिषद का चुनाव, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा तथा विधान परिषदों के चुनाव शामिल हैं। 4 हैं, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, राज्यसभा का तथा विधान परिषदों का। लोकसभा व राज्यसभा में सर्वाधिक मत पाने वाले प्रत्याशी की जीत वाली प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सर्वाधिक मत पाने वाले प्रत्याशी को जीत वाली प्रणाली को अपनाया गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 56 क्या है। विशेष उपबंध वाले निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। राज्य और उससे संबंधित अनुच्छेद को हमें यहां पर सुमेलित करना है। तो देखिए, बताना है कौन सही सुमेलित है। नागालैंड के संबंध में 371 का में है, असम के संबंध में 371 खा में है, मणिपुर के संबंध में 371 गा में है और आंध्र प्रदेश के संबंध में 371 घा में है। 4 के चारों सुमेलित हैं, इसलिए डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राज्यों में लगाए जाने वाले आपातकाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन यहां पर दिए गए हैं, 2 कथन बताना है कौन से सही हैं। यहां पर देखिए, सही बताना है। संविधान के अनुच्छेद 355 में यह प्रावधान है कि संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफल रहने पर राज्यों में आपातकाल लगाया जा सकता है। तो ये बात जो है 355 में नहीं बल्कि 365 में कही गई, 365 में, इसलिए पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 365 में यह प्रावधान है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों को सुरक्षा प्रदान करना संघ का प्रमुख कर्तव्य है। यह 365 में नहीं बल्कि 355 में है। ठीक है, इसलिए 2 के दोनों कथन गलत है। तो सत्य कौन से हैं, सही कोई भी नहीं, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति वायु अपर्दन से निर्मित हुई है। कौन सी आकृति वायु अपर्दन से निर्मित हुई है। तो देखिए, इसमें अपवाह बेसिन या वातगर्त, इंसलबर्ग और आपका बालू यार्डंग, ये 3 के तीनों जो हैं वायु अपर्दन से बने हैं। ठीक है, जबकि बालुका स्तूप, लोयस, बरखान, ये वायु के निक्षेपण से बनी या निर्मित भू आकृतियां हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 59 नंबर। भूमध्य सागर में पाए जाने वाले ज्वालामुखी किस पेटी या श्रृंखला से संबंध रखते हैं। तो ये जो है मध्य महाद्वीपीय पेटी से संबंधित है। देखिए, भूमध्य सागर के प्रसिद्ध ज्वालामुखी में स्टोम्बोली, विसुशियस, एटना मध्य महाद्वीपीय मेखला में पाए जाते हैं। यह मेखला आइसलैंड के हेकला पर्वत से प्रारंभ होती है। आइसलैंड के हेकला पर्वत से प्रारंभ होती है तथा कनारी द्वीप, इटली, काकेकस व हिमालय से आगे बढ़ती हुई म्यांमार के दक्षिण में जाकर के प्रशांत महासागरीय पेटी से मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। धार्मिक स्थल के पास मानव बस्ती का कौन सा रूप पाया जाता है। तो यहाँ पर धार्मिक स्थल के पास मानव बस्ती का निहारिका या वृत्ताकार नेबुला या सर्कुलर पैटर्न पाया जाता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देशों का समूह इजराइल के सीमावर्ती देशों के रूप में या पड़ोसी देशों के रूप में। तो इजराइल के सीमावर्ती देशों में आपका लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र है। ये काफी पूछा जाने वाला प्रश्न है और काफी इंपॉर्टेंट क्षेत्र है जिधर आपका इजराइल है। ठीक है, तो मैप में इस सेक्शन को या इस सेक्टर को या इस क्षेत्र को आप जरूर से देखिएगा। तो इजराइल के सीमावर्ती देशों में लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भूमध्य सागरीय जलवायु की प्रमुख विशेषता के रूप में नहीं है। तो आप यहां पर देखें, पहला, ये क्षेत्र जो है भूमध्य सागरीय जलवायु का 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं, सही है। इस जलवायु का विस्तार महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है, ये भी सही है।
इस क्षेत्र में अधिकांश वर्षा पछुआ हवाओं के प्रभाव से होती है, ये भी सही है। डी ऑप्शन, इस क्षेत्र में अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती नहीं। जो भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र होता है यहाँ पर अधिकांश वर्षा शीत ऋतु में होती है, ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है, इसलिए आपका डी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परिमाणात्मक मौद्रिक नीति का तरीका नहीं है? परिमाणात्मक नीति का अर्थात क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल का तरीका नहीं है। तो देखिए, इसमें से आपका जो है शाख राशनिंग जो है, एक सेकंड, क्वालिटेटिव नहीं है ये परिमाणात्मक मौद्रिक नीति। तो परिमाणात्मक की अंग्रेजी जो होती है क्वालिटेटिव नहीं होती है, ठीक है। क्वालिटेटिव का मतलब होता है गुणात्मक। तो जो आपका शाख राशनिंग होती है ये गुणात्मक शाख नियंत्रण का तरीका है, गुणात्मक शाख नियंत्रण का तरीका है। जबकि खुले बाजार की क्रियाएं, तरलता समायोजन सुविधा, सीमांत अस्थायी सुविधा, ये परिमाणात्मक मौद्रिक नीति का तरीका होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेरिस जलवायु समझौते के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पे 4 चीजें हैं। पहला, इसमें 195 राष्ट्रों ने भाग लिया था, सही है। यह 2020 में क्योटो प्रोटोकॉल की जगह लागू हुआ, ये भी सही है। यह टॉप डाउन अप्रोच पर कार्य करता नहीं, यह बॉटम अप अप्रोच पर कार्य करता है, ठीक है, जो कि अपने पूर्व की क्योटो समझौते से विपरीत है और इसमें देशों के ऊपर कोई बाध्यता नहीं ली गई है, बल्कि प्रत्येक देश उत्सर्जन में कमी लाने के लक्ष्य जो है स्वतः तय करते हैं, जो आपका पेरिस जलवायु समझौता है, और इसके लिए राष्ट्रीय योजना प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पर सी वाला गलत है। इस समझौते का उद्देश्य वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखना है। गरीबों के संदर्भ में गरीबी की गहनता को किसने स्पष्ट किया है? तो इसको स्पष्ट किया है ए के सेन ने, प्रोफेसर ए के सेन ने अपने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली 1973 में प्रकाशित लेख पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट में गरीबी की वास्तविकता जानने के लिए गरीबी की गहनता विधि इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी मेथड को विकसित किया। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कोर उद्योग के अंतर्गत नहीं आते हैं? देखिए, कोर उद्योग के अंतर्गत 8 प्रमुख उद्योग हैं जो कोर उद्योग के अंतर्गत शामिल हैं, ठीक है। तो इसमें कौन से नहीं आते हैं वो बताने। देखिए, इसमें आपका वस्त्र उद्योग नहीं आएगा, चीनी उद्योग नहीं आएगा, और आपका रेलवे नहीं आएगा। वस्त्र उद्योग नहीं है, चीनी उद्योग नहीं है, रेलवे नहीं है। तो 147 सी ऑप्शन। देखिए, इसमें आपका कोयला है, जो आते हैं कोयला क्षेत्र, क्रूड ऑयल क्षेत्र, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, उर्वरक, स्टील, सीमेंट, बिजली, ये शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं, एनएसओ की स्थापना जो है वो किन 2 संस्थाओं को मिलाकर के की गई है? एनएसओ अर्थात नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो इसकी स्थापना जो है 23 मई 2019 को एनएसएसओ तथा केंद्रीय सांख्यिकी ऑफिस को मिलाकर के की गई है, ठीक है, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है राज्य और उसके गठन वर्ष के संबंध में? तो देखिए, हरियाणा का गठन जो है 1966 में, मेघालय का 1972 में, सिक्किम का 1975 में, जबकि अरुणाचल प्रदेश का 1987 में है, 1987 ना कि 1980। तो डी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित है? कवि या लेखक और उनका जन्म स्थान। तो आप यहाँ पर देखें, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म स्थान रायबरेली, जयशंकर प्रसाद का वाराणसी, महादेवी वर्मा का फर्रुखाबाद। तो 3 के तीनों सही हैं, 1 2 3 ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन। बोलोमीटर का प्रयोग किस एक के मापन हेतु किया जाता है? तो बोलोमीटर का प्रयोग जो है उष्मीय विकिरण के मापन हेतु किया जाता है, ठीक है, थर्मल रेडिएशन के मेजरमेंट के लिए। तो यहां पर इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।